दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दिसंबर का महीना है। यह महीना कुछ खास है। इस महीने में चावदार आंदोलन हुआ था, इसलिए चावदार आंदोलन, महाड़ आंदोलन की चर्चा जरूरी है। वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1918 में ही हो चुकी थी, जब वो बोरो कमेटी के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन महाड़ आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कई मामलों से, कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या यह संघर्ष सिर्फ पानी के लिए था या ये मानवाधिकार स्थापित करने के लिए यह संघर्ष था, ये जानना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के आगमन के बाद दमित क्लास में, डिप्रेस क्लासेस में, खास तौर से मद्रास के डिप्रेस क्लास में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। हजारों साल से जो गुलामी की जंजीर बंधी थी, जो जाति और वर्ण व्यवस्था की जंजीर बंधी थी, वह जंजीर टूटने का वक्त महाड़ आंदोलन उसकी शुरुआत थी। इस एपिसोड में क्या हुआ था चावदार आंदोलन पर, यह बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। और सबसे पहले आप रेफरेंस ले लीजिए। इसको जानने के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी के वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में जाइए, आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। और हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वॉल्यूम 35 देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। अंबेडकर नामा पर जाके आप सर्च करेंगे तो भी महाड़ आंदोलन पे कई वीडियोस आपको मिलेंगे। तो महाड़ आंदोलन यानी कि चावदार, पानी पीने का आंदोलन, बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये महाड़ आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के भी एक महत्वपूर्ण घटना है। और यह सत्याग्रह कैसे हुआ, इस पर आते हैं। यह वो घटना थी, महाड़ सत्याग्रह। इसकी उत्पत्ति बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण प्रस्ताव में हुई थी, जिसे एम.के. बोले ने पेश किया था और बॉम्बे सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसको बोले प्रपोजल भी कहते हैं। यह प्रपोजल 1923 में पास हुआ था और इस प्रपोजल के अनुसार और 1926 में थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसकी पुष्टि की गई थी। सैद्धांतिक रूप से महाड़ नगर पालिका ने अछूतों के लिए चावदार तालाब खोल दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक संकेत था, यह सिंबॉलिक था। और सवर्णों के डर के कारण जो अस्पृश्य वर्ग हैं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए कोलाबा जिला दलित वर्गों द्वारा 19 और 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के नेताओं ने पिछले महीने के पहले सप्ताह में डॉक्टर अंबेडकर को सम्मेलन में आने की तारीख की सूचना दी। सुरेंद्रनाथ टिपनिस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे ने सावधानी से सम्मेलन की व्यवस्था की। पिछले 2 महीनों से कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आसपास की पहाड़ियों और घाटियों को पार कर आसपास के गांव गए और वहां पर सम्मेलन के बारे में लोगों को बताया, उसकी जानकारी दी। नतीजा यह हुआ कि दूर दूर से तकरीबन 15 वर्ष की उम्र से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक कंधे में अपनी रोटी की गठरी लटकाकर 100 मील से भी अधिक दूरी तय करते हुए महाड़ पहुंचे। सम्मेलन में महाड़ और गुजरात के लगभग सभी जिलों से दलित वर्गों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हर तरह का ध्यान रखा गया, हर सुविधा प्रदान की गई और हर साधन को अपनाया गया। सम्मेलन के स्थान पर अछूतों के लिए पानी नहीं था। सम्मेलन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सवर्ण हिंदुओं से 40 रुपए का पानी खरीदा गया था। डॉक्टर अंबेडकर इन अर्धनग्न
गंभीर पुरुषों और महिलाओं को अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए उठे और अपने सरल, छोटे और सशक्त वाक्यों से इनकी शुरुआत की। अपनी आवाज में एक अजीब सी हलचल के साथ उन्होंने दापोली की उन स्थितियों का वर्णन किया जहां उन्होंने शिक्षा की पहली शुरुआत की थी और कहा था उस जगह की ओर आकर्षित होता है जहां उनका बचपन गुजरा था। उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे ऐसी जगह के लिए उनके प्यार को और गहरा कर देते हैं। उन्होंने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा, एक समय था जब हम, जिनकी अछूतों में निंदा की जाती थी, उच्च वर्गों के अलावा अन्य समुदायों की तुलना में बहुत आगे थे, शिक्षा में भी आगे थे। देश का यह हिस्सा तब हमारे लोगों की कार्रवाई और अधिकार से स्पंदित हो रहा था। मतलब लोगों के अधिकार थे, अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे थे। बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने अपने लोगों को एक संदेश दिया जो महाराष्ट्र के सभी पहाड़ियों, घाटियों और गांवों में गूंज उठा, यह घोषणा करते हुए कि विसैन्यीकरण उनके पतन के कारणों में से एक था। उन्होंने कहा, सेना में हम अपने जीवन स्तर को उठाने और सेना के अधिकारियों के रूप में अपनी योग्यता और बुद्धि, साहस और प्रतिभा को साबित करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान किए। उन दिनों अछूत भी सैन्य स्कूलों के प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर हो सकते थे और सैन्य शिविरों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत प्रभावी और संपूर्ण थी। यह किसी विश्वासघात और से कम नहीं है। और उन्होंने कहा आगे कि अंग्रेजों की ओर से अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करने के लिए जिन्होंने उन्हें भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर भाषण में कह रहे हैं कि अस्पृश्य वर्ग ने अंग्रेजों को मदद की थी। शुरू में सेना में भर्ती होती थी अछूतों की, लेकिन बाद में हिंदुओं के प्रभाव में, सवर्ण हिंदुओं के प्रभाव में आकर अंग्रेजों ने महारों की सेना में भर्ती बंद कर दी थी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिर प्रेरक लहजों में उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने आप को शुद्धिकरण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया से नहीं गुजारते, 3 स्टेज प्रोसेस से नहीं गुजारते, तब तक कोई स्थायी प्रगति हासिल नहीं की जा सकती। हमें अपने आचरण के सामान्य स्वर में, अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से टटोलना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसलिए मैं जब आपसे कहता हूं कि आप इसी क्षण से मांसाहार का त्याग करने का संकल्प करें, अब समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच के विचारों को जड़ से उखाड़ दें, फेंके हुए खाने को त्याग दें, उसको न लेने का निश्चय करें। हम अपनी आत्म उन्नति तथा तभी प्राप्त करेंगे जब हम स्वयं सहायता करना सीखें, अपना आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। उन्होंने आगे अपने लोगों से सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन करने का आग्रह किया और उन्हें सरकारी सेवाओं और शिक्षा में प्रवेश के महत्व से प्रभावित किया। महारों के सवाल की ओर मुड़ते हुए उन्होंने यह कहकर स्वाभिमान को झकझोरा कि रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकारों को बेचना पूरी तरह से शर्मनाक है और उनसे अपमानजनक गुलामी करने वाली परंपराओं को त्यागने की अपील की। उन्होंने उनके वतन, कृषि गतिविधि और वन भूमि भी तलाश करने की बात की। अंत में एक भावुक स्वर में उन्होंने कहा, माता पिता और जानवरों के बीच कोई अंतर नहीं होगा यदि वे अपने बच्चों को अपने से बेहतर स्थिति में नहीं देखना चाहेंगे। सम्मेलन ने महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने सवर्ण हिंदुओं से मदद करने की अपील की कि अछूत अपने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखें
उन्हें सेवाओं में नियोजित करें, अछूतों छात्रों को भोजन दें और अपने मृत पशुओं को स्वयं दफनाएं। अंत में सरकार से अपील की कि वह अछूतों को विशेष कानूनों द्वारा मांस खाने से प्रतिबंधित करें, निषेध लागू करें, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, दलित वर्ग के छात्रावासों को सहायता दें और बोले संकल्प को एक जीवंत वास्तविकता बना दें। स्थानीय निकाय यदि आवश्यक हो तो इसके प्रवर्तन के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू करें। अब आइए देखते हैं पहले दिन क्या हुआ। पहले दिन कुछ सवर्ण हिंदू प्रवक्ता वहाँ स्थानीय थे और बाहरी भी थे, दोनों ने दमित वर्गों के अधिकारों को सही ठहराते हुए भाषण दिए और उन्होंने उनके मदद का वादा किया। विषय समिति जो उस रात मिली थी ने सम्मेलन में भाग लेने उच्च वर्गों के नेताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि सम्मेलन चावदार तालाब तक एक निकाय के रूप में जाना चाहिए, एक रैली जाना चाहिए और दलित वर्गों को अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए पानी पीने के लिए। अगली सुबह नेक्स्ट डे सम्मेलन ने सवर्ण हिंदुओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 2 सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं को बुलाया। अंतरजातीय विवाह संबंधी धारा को छोड़कर दोनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 1924 में महाड़ नगरपालिका के उस संकल्प के अनुसरण में जिसने अपने तालाब को दलित वर्गों के लिए खोलने की घोषणा की थी, तब तालाब से पानी लेने और अछूतों के अधिकार को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उसके अनुसार प्रतिनिधियों ने टैंक से पानी लेने के लिए अपने अधिकार का दावा करने के लिए चावदार टैंक की तरफ एक निकाय के रूप में, एक रैली के रूप में, ग्रुप के रूप में शांतिपूर्वक मार्च करना शुरू किया और अब वह महत्वपूर्ण घटना घट रही थी जो अपने परिणाम में महान और दुर्गामी थी। गुलामी विरोधी, जाति विरोधी, पुरोहित विरोधी, अछूत हिंदुओं की जागृत भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर अंबेडकर उस तालाब की ओर बढ़ रहे थे जहां से मुसलमानों और ईसाइयों ने तथाकथित हिंदुओं के साथ पानी लिया था, लेकिन जहां से हिंदू देवताओं की पूजा करने वाले अछूत हिंदू भी पानी नहीं ले सकते थे। युगों युगों से वही हिंदू धर्म प्यास से गला सूख जाने पर भी जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करने देता था। इस प्रकार अपने इतिहास में पहली बार अपने स्वयं के एक महान नेता के नेतृत्व में अछूत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मार्च कर रहे थे। सभी ने अनुशासन, ऊर्जा और उत्साह का परिचय दिया। यह मार्च महाड़ की सड़कों से होते हुए चावदार तालाब पर समाप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अब तालाब के किनारे खड़े थे। प्रबुद्ध लोगों के बीच, प्रबुद्ध पृथ्वी पर किसी भी विद्वान के बराबर महान आकांक्षाओं वाला एक हिंदू फिर भी अपने जन्म और विश्वास की भूमि भारत में सार्वजनिक जलकुंड से पानी लेने या सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ने के लिए असमर्थ था। इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पानी नहीं पी सकता था, लाइब्रेरी में पढ़ नहीं सकता था। अत्याचारियों के अहंकार को नकारते हुए, उन लोगों की नीचता को उजागर करते हुए जिन्होंने दावा किया कि उनका धर्म जानवरों तक को भी सहन कर सकता है, लेकिन जो अपने सहधर्मियों को बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने टंकी से पानी लिया और पिया। पुरुषों की विशाल भीड़ ने इस आदेश का पालन किया और अपने अधिकार की पुष्टि की। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से पंडाल में लौट गया। इस घटना के 2 घंटे बाद कुछ कुत्सित जाति के हिंदुओं ने एक झूठी खबर उड़ाई कि अछूत
बिडेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस पर गली के नुक्कड़ पर बांस की लाठियों से लैस भारी भीड़ जमा हो गई। सभी रूढ़िवादी महार हिंदू हथियार उठा चुके थे और पूरा शहर एक बार लगता था कि उपद्रवियों का समूह बन गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है। किससे खतरे में है? स्पिरिचुअल से खतरे में। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है और अजीब तरह से चिल्ला रहे थे कि उनके भगवान भी प्रदूषित होने वाले हैं, प्रदूषित होने का खतरा है। इस चुनौती पर उनके दिल कांप उठे, उनके हाथ कांप उठे और उनके चेहरे क्रोध से जल उठे। अपने धर्म पर इस मिथ्या आक्रोश और वीरेश्वर के मंदिर को अपवित्र करने के विचार से क्रोधित होकर सवर्ण हिंदू दलित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में घुस गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि शहर के महाड़ सत्याग्रह के बाद 7 छोटे छोटे समूहों में बिखरे हुए थे। कोई पैकिंग करने में व्यस्त था, कोई अपने गांव जाने से पहले भोजन कर रहा था। अधिकांश प्रतिनिधियों ने अब तक शहर छोड़ दिया था। उपद्रवियों ने पंडाल में उपस्थित प्रतिनिधियों पर धावा बोला, उनके भोजन को धूल में मिला दिया, बर्तनों को तोड़ दिया। तब तक इतना अफरा तफरी में हुआ ये सब कि बहुतों को पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। अब तक रूढ़िवादी हिंदू अपना विवेक खो चुके थे। उन्होंने अब अपने होश खोने के लक्षण दिखाए। महाड़ की गलियों में टहल रहे अछूत बच्चे, महिलाएं, प्रतिनिधि अचानक इस घटना से सहम गए। उनमें से जो लोग घूम रहे थे शहर में, उनको पीटा गया। उन्होंने भागकर मुस्लिम घरों में सहारा लिया। स्थानीय मामलातार और पुलिस निरीक्षक, जो कि उपद्रवियों की जांच करने में विफल रहे थे, इस मामले में वो डॉक्टर अंबेडकर से मिले, जो कि वहाँ के ट्रैवलर्स बंगले में ठहरे हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप दूसरे लोगों को, सवर्ण हिंदुओं को नियंत्रित कीजिए, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने 2 या 3 लेफ्टिनेंटों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गली में उपद्रवियों के एक जत्थे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने शांति से यह कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश की कि उनकी ओर से मंदिर में प्रवेश करने की कोई इच्छा नहीं थी और न ही कोई योजना थी। वह आगे बढ़े, अपने आसपास मुआयना किया और बंगले में लौट आए। इस क्षण तक अछूतों में से लगभग 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें डॉक्टर के पास भेजा गया और उन्होंने बहुत ही साहसिक काम किया। उनको मरहम पट्टी की गई। उसके बाद उपद्रवियों ने मुख्य सड़कों पर गश्त करना शुरू कर दिया और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जो अपने गांव के रास्ते जत्थों में जा रहे थे। लेकिन इन सवर्ण हिंदुओं के आचरण का सबसे निंदनीय हिस्सा यह था कि उन्होंने अपने गांव में गुरुओं को संदेश भेजा कि वे अपने अपने गांव में सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित करें। इस शासनादेश का पालन करते हुए कई महार पुरुषों और महिलाओं को उनके घर पहुंचने से पहले या घर पहुंचने पर उन पर हमले किए गए। इस बीच प्रतिनिधियों पर क्रूर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब डॉक्टर अंबेडकर बंगले पर लौटे तो उन्होंने देखा तकरीबन 100 लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इतने आक्रोशित थे कि बाबा साहब के एक इशारे पर पूरे महाड़ में खून खराबा हो सकता था, विनाश लीला फैल सकती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें शांति और अनुशासन में रहने की अपील की। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कस्बे में, पंडाल में और बंगले में एक साथ जितने प्रतिनिधि अभी मौजूद थे वे गुंडों से लड़ने के लिए काफ़ी थे, उनका सर फोड़ सकते थे। अछूतों में सैकड़ों पुरुष थे जिन्होंने
विश्व युद्ध में भाग लिया था, फौजी थे और लड़ाइयाँ देखी थी। अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कहने पे उन्होंने अनुशासन का परिचय दिया। उन्होंने नज़रअंदाज किया हमलावरों को। अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो क्या हो सकता था, इसकी कल्पना आप लगा सकते हैं। उनका संघर्ष अहिंसक और संवैधानिक था। उन्होंने कोई कानून तोड़ने की योजना नहीं बनाई थी और इस प्रकार से एक गंभीर दंगा टल गया। रात होने पर सभी प्रतिनिधि अपने अपने गांव के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर अंबेडकर अपने लेफ्टिनेंट अनंत राव चित्रे के साथ उस शाम से एक सरकारी अधिकारी द्वारा बुक किए गए बंगले से निकल आए और थाने के कमरों में अपना आवास बनाया। उन्होंने दंगों की जांच की पूरी की और 23 मार्च को बंबई लौट आए। आंधी थमने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी हिंदू उपद्रवियों को के रूप में गिरफ्तार किया। 9 रूढ़िवादी हिंदू में से 5 जो सबसे अधिक आक्रमण पाए गए को 6 जून 1927 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 4 महीने की कठोर सजा सुनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर ने टिप्पणी की कि यदि ये जिले के प्रमुख अधिकारी गैर हिंदू नहीं होते तो अछूतों को निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलता। और यहाँ पेशवा शासन का वो को याद करते हैं और कहते हैं कि पेशवा शासन काल में तो हाथी से कुचलकर मार डाला जाता था। अछूतों को दिन में पूना शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और एक खास समय में ही उन्हें प्रवेश दिया जाता था और गले में मटकी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू बांधा जाता था। और ये था मामला। इसमें बॉम्बे क्रॉनिकल की एक बेहतरीन रिपोर्ट है और कल थोड़ा और इस पे आगे बढ़ूंगा। बॉम्बे क्रॉनिकल ने कैसे रिपोर्टिंग की और उसके बाद किस तरीके से चावदार तालाब का शुद्धिकरण किया गया और आगे क्या कोर्ट प्रोसीडिंग चलता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग अम्बेडकरनामा। बच्चों को भी सुनाइए और आंटी, मामा, चाचा, चाची सबको सुनाइए, शेयर करते रहिए। ऑथेंटिक जानकारी है। शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।